विश्वास पर ज्यादा भरोसा मत करो, वो ठीक इंसान नहीं है। मैं जानती हूँ, बहुत होशियार समझता है अपने आप को। लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे जीते जी मैं तुम्हारे जैसे बददिमाग और पागल इंसान के साथ आस्था की शादी नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आस्था को ये लगे कि तुम गलत हो और सौम्य सही है। अगर वो भी अपने पिता की बातों में आ गई तो फिर तुम अपना रंग दिखाना, दुनिया के सामने सौम्य की सच्चाई लाना। ब्रिज बिहारी, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। अब तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह विश्वास काम करेगा। मैडम, क्या बात कर रही हैं? अरे आपकी वजह से हमने पुराना कारोबार, यहाँ तक कि स्टेट एजेंसी का अध्यक्ष तक छोड़ दिया और आप हमको निकालने की बात कर रही हैं? ब्रिज बिहारी कहते हो सब पर भारी, लेकिन तुम भी फंस गए ना मेरी चाल में। ठीक इसी तरह मैंने विश्वास को अपने विश्वास में लेकर सौम्य और विश्वास की पार्टनरशिप तोड़वा दी। अरे बाप रे बाप, मान गए आपको मैडम। अरे 1 मिनट के लिए तो हमारी भी सांस टंग गई कि आपने हमको निकाल दिया, लेकिन मान गए मैडम। जहां लोग सोचना बंद करते हैं वहां से आपकी सोच शुरू होती है। कल की सोच रखने वाले कल का ही इंतजार करते रह जाते हैं। मैं आज में विश्वास रखती हूँ। सौम्य ने मुझे 2 जगह मात दिया था ना, तो जवाब तो देना ही था, सो दे दिया। लेकिन विश्वास के दिल से मैंने आस्था को नहीं निकलने दिया है। ये आस्था नाम हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। विश्वास आस्था के लिए पागल है। एक बात कहें मैडम, पागल प्रेमी और जख्मी शेर बहुत खतरनाक होते हैं। सारी दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं। ये विश्वास अपने काम आने वाला है। हेलो, क्या? ब्रिज बिहारी, हमारा दूसरा टेंडर रिजेक्ट हो गया। कि टेंडर रिजेक्ट हो गया और आप हंस रही हैं? मुझे टेंडर रिजेक्ट होने का दुख नहीं है, मुझे खुशी इस बात की है कि सौम्य श्रीवास्तव का भी टेंडर रिजेक्ट हो गया। अपनी हार तब होती है जब दुश्मन की जीत हो, और मजा तो तब आता है जब दुश्मन हार जाए। तो ये टेंडर पास किसका हुआ? किसी तीसरी कंपनी का। हमको तो करिश्मा मैडम कभी कभी समझ में नहीं आती, लेकिन लगता है इसमें भी सौम्य श्रीवास्तव की कोई नई चाल है। आखिर मेरी चाल कामयाब हो ही गई। या एबू, तुम जानती हो मेरी कंपनी का टेंडर रिजेक्ट हो गया और तुम्हारा टेंडर पास हो गया। भूमिका, मैंने मेरे दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए तुम्हारे नाम की एक कंपनी खोली और वही हुआ जो मैंने सोचा था। मेरे सारे दुश्मन मेरा टेंडर कैसे रिजेक्ट करवाना है उस बात पर ध्यान देते रहे और तुम्हारे नाम की कंपनी के टेंडर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया और तुम्हारा टेंडर पास हो गया। मम्मी एक्चुअली बस अब आस्था वापस आ जाए ना, उसके बाद तुम और आस्था मिलकर उस कंपनी को संभाल लेना। ऐसी आस्था की ख्वाहिश थी ना कि उसकी अपनी एक कंपनी हो, उसे खुददार बनना था ना। चलो इसी बहाने आस्था की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और हमारी अगली वेडिंग एनिवर्सरी की मेरी ओर से तुम्हें ये गिफ्ट। एक माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट उसके बच्चों का प्यार होता है, जो आपने मुझसे छीन लिया है। और अब आपका कोई भी गिफ्ट मेरे किसी घाव को नहीं भर सकता। देखो, मैं अपने किए के लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन कब तक तुम मुझे मेरी इस गलती की सजा देती रहोगी? मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन लेकिन क्या?
गलती के लिए माफी मिल सकती है, पर आपने तो गुनाह किया है, उसके लिए तो सजा ही होती है ना। और मैं कौन होती हूँ आपको सजा या माफी देने वाली? ये अधिकार तो सिर्फ आस्था का है। मैं तो सिर्फ ये बुरे वक्त को टालने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरी बच्ची के सामने आने वाला है। और जिस दिन उसे पता लगेगा कि उसके पिता ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, कितना दुख होगा उसी दिन के लिए सोच सोच के परेशान हूँ। मैं आपको ना माफ करूंगी ना ही सजा दूंगी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हमको पता चल गया तो तीसरी कंपनी कौन है। अब सौम्य को छोड़कर वो प्रोजेक्ट किसी को भी मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बस वो टेंडर सौम्य को नहीं मिला, मुझे इसी बात की खुशी है। वैसे उस कंपनी का नाम क्या है जिसने टेंडर हासिल किया? भूमिका एंटरप्राइज। इस कंपनी का नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। कोई नई कंपनी है क्या? कंपनी नहीं है लेकिन चलाने वाला पुराना ही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ब्रिज बिहारी। लो, उसी से तो मतलब है आपको। अरे उसी को तो बर्बाद करने के लिए आप इंडिया आई हैं। क्या मतलब है ब्रिज बिहारी? अरे यही कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी भी सौम्य श्रीवास्तव ही है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर नई कंपनी खोली और टेंडर भर दिया, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए और आपकी आंख में धूल झोंकने। उसकी पत्नी का नाम भूमिका है और नई कंपनी का नाम भूमिका एंटरप्राइज है। मैं धोखा खा गई। इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई। सौम्य श्रीवास्तव किसी और के नाम पे भी टेंडर पास करा सकता है। ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैडम, तूफान में तिनके उखड़ते नहीं, उड़ते हैं। उखड़ते सिर्फ वो पेड़ हैं जो तन के खड़े रहते हैं। सौम्य श्रीवास्तव के सामने हम तन के खड़े थे और उसने हमें उखाड़ के फेंक दिया। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? लगातार हार? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जरूर कोई गड़बड़ है। मैडम, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। सौम्य श्रीवास्तव होशियार हो गया है। उसको मात देना अब इतना आसान काम नहीं है। ब्रिज बिहारी, कम बोला करो। जाओ यहाँ से। स्पॉन्सर्स के साथ नया एग्रीमेंट बन गया। अब हम अगले महीने शो कर सकते हैं। मुबारक हो सर। तुम दोनों को भी मुबारक। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। सर, आपने पुराने स्पॉन्सर को हटा के जो नया स्पॉन्सर रखा है, उसकी वजह से आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। और प्रतिष्ठा जिंदगी में हर चीज नुकसान और फायदे के लिए नहीं की जाती। वसूल भी कोई चीज है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से फैशन एज को या फिर मेरे काम की वजह से फैशन एज को कोई नुकसान ना हो। और अगर ऐसा होगा तो मैं ये शो छोड़ दूंगी। आपको ये शो छोड़ने की जरूरत नहीं है। और आपकी वजह से फैशन एज को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। तुम दोनों की मेहनत की वजह से ही पिछला शो इतना सक्सेसफुल रहा। यू आर एन एसेट फॉर फैशन एज। थैंक यू सर। सर, मैंने कुछ नए डिजाइन आपको मेल किए थे, आप प्लीज देख लीजिए। श्योर। मुझे समझ में नहीं आता है, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, फोन साइलेंट पे या ऑफ नहीं कर सकते? अरे नेहा, इसे समझाते नहीं हो क्या तुम?
काम के टाइम पे फोन करती रहती है। इसी बात को लेकर पिछली बार हमारा झगड़ा हुआ था ना, तुमने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। सब तो सॉरी सर, मैं भूल गई थी हम कहाँ बैठे हैं। ये आपका अपना ऑफिस है। निशांत, बट शी इज राइट। जब भी आप मीटिंग में हो तो या तो फोन आप स्विच ऑफ कर दो और आइदर पुट इट ऑन साइलेंट मोड। सॉरी सर, लेकिन अगर निशांत को कोई कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। निशांत की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। आगे से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, इट्स फाइन। सर, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर आपको नया स्पॉन्सर मिल गया है। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ, मेरी जरूरत होगी तो प्लीज मुझे बुला लीजिएगा। निशांत, तुम्हारा प्रतिष्ठा का रिश्ता मुझे तो समझ में नहीं आता। सब इस रिश्ते को तो आज तक मैं भी समझ नहीं पाया। मैं उससे कितना प्यार Sit. 5 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम अपने बॉस के सामने बैठे। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तो मैं प्रतिष्ठा को बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेती। हमेशा मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाती रहती है। प्रतिष्ठा के दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। थैंक यू सर। पर ये नेहा कौन है? कोई नहीं सर, नेहा मेरा बनाया हुआ कैरेक्टर है जो कि है ही नहीं। एक्चुअली मैंने अपनी एक फ्रेंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो मुझे टाइमली फ़ोन करती रहा। तो जब भी मैं प्रतिष्ठा के साथ होता हूँ वो फ़ोन करती रहती है। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कई बार प्रतिष्ठा से अपने दिल की बात कही, मगर उस पर कभी कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उसके दिल को झंझोड़ने के लिए मैं नए नए ड्रामे करता रहता हूँ ताकि उसको कुछ तो एहसास हो। इसलिए मैंने सोचा कि वो नई लड़की का नाम पता चलेगा तो हो सकता है जलन में आकर वो मुझसे अपने दिल की बात कह जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो मुझसे नाराज हो। इतना कुछ किया, मतलब एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया अपने दिमाग में, नेहा नाम का काल्पनिक कैरेक्टर, ताकि तुम उसके जरिए प्रतिष्ठा के दिल में अपने लिए क्या तुम सच में प्रतिष्ठा से प्यार करते हो? यस सर, लेकिन प्रतिष्ठा के दिल में प्यार शब्द को लेकर कोई और ही है। वो अपने बीते हुए कल को अब तक भुला नहीं पाई। एनीवेज, जाकर देखो कहीं वो ज्यादा नाराज ना हो जाए। यस सर। हे भगवान, मेरी वजह से मेरी बेटी बचपन से लेकर अब तक नफरत से घिरी रही। भगवान मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए कि मैं अपनी बेटी की जिंदगी में वो सारी खुशियां लौटा सकूं जो एक पिता अपने बच्चों के लिए चाहता है। सिर्फ एक मौका।
पापा कहाँ हैं? उन्हें इमरजेंसी सेल में ले जाया गया है। आज सुबह उन्हें बहुत बुरा दिल का दौरा पड़ा और वो इस तरह वाइल्ड हो गए कि अपना सिर दीवार से पटक पटक के खुद को लहूलुहान कर दिया। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे थे, तो मजबूरन हमें उन्हें शॉक ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे फोन तक नहीं किया। कभी आप कहते हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं और कभी कहते हैं उन्हें बुरा दौरा पड़ा है। आप बस मुझे उन्हें घर ले जाने दीजिए। बात को समझने की कोशिश कीजिए मिस करिश्मा। वैसे तो मिस्टर केके नॉर्मली रहते हैं और अपने सेल में यूं ही खामोश पड़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी वो सुधा सुधा नाम लेके चिल्लाने लगते हैं। और सौम्या श्रीवास्तव, इसी सौम्या श्रीवास्तव के बारे में यहाँ सबको बताते रहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन जब तक उनके दिमाग से ये सारी बातें निकल नहीं जाती हम उन्हें घर ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तुम सुधा के बिना ये कैसे कर सकती हो? रिलैक्स मिस्टर केके, रिलैक्स मिस्टर केके। नहीं मिस्टर केके, रिलैक्स। तुम सुधा के बिना केक नहीं कर सकती। कहाँ पे रिलैक्स मिस्टर केके, रिलैक्स रिलैक्स। मैं क्या करूं? पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ। कहिए। हाँ नहीं वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। मैं तुमसे निशांत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर, मैं निशांत के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती। गलत नहीं, उसके बारे में तो मैं अच्छा कहना चाहता हूँ। वो तुम्हें पसंद करता है। जानती हूं मैं। देखिए सर, मेरे और निशांत के बीच में जो रिश्ता है वो सिर्फ हम तक ही रहने दीजिए। हम अच्छे से समझते हैं उस रिश्ते को। अगर कोई तीसरा इंसान हमें समझाने की कोशिश करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, बेटी? बेटी कहने का अधिकार मैंने सिर्फ अपनी माँ को दिया है। आपने तो ये अधिकार मेरे जन्म होने से पहले ही खो दिया था। मैं ये शो कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद करती हूँ या आपको पिता मानने लगी हूँ। जितनी गलतियों का एहसास, उन गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। आपकी माफी दिल को सुकून दे सकती है, घाव नहीं भर सकती। मगर दुखों को सहते हुए मेरी मम्मी ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन पलों को नहीं भुला सकती। आपकी माफी आने वाले कल को अच्छा कर सकती है, मगर बीते हुए कल का दर्द कम नहीं कर सकती। तो फिर क्या फायदा है ऐसी माफी का? हर इंसान से गलती होती है, लेकिन इंसान अगर उस गलती के लिए प्रायश्चित करे और सच्चे दिल से भगवान से माफी मांग ले तो उस गलती के लिए तो भगवान भी माफ कर देता है। लेकिन मैं भगवान नहीं। तो बन जाओ भगवान, भगवान बन जाओ और मुझे जो सजा देनी है और मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मैं और मम्मी तो बिना गलती के ही सजा भुगत रहे हैं, दूसरों के घर में पड़े हैं, उनके एहसानों के तले दबे हुए हैं। अगर वो लोग मम्मी को सहारा नहीं देते, शायद मम्मी मेरे जन्म लेने से पहले ही मर जाती।
फिर क्या करते आप? किससे माफी मांगते? इतने सालों में आपने हमें ढूंढने की छोटी सी कोशिश तक नहीं की। कोशिश की बेटा। झूठ। कहते हैं कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाता है। आपको अपनी पत्नी नहीं मिली? मैंने बहुत कोशिश की बेटा तुम लोगों को ढूंढने की, बहुत कोशिश की। लेकिन तब शायद नियति में तुम दोनों से मिलना नहीं लिखा था, लेकिन अब तो भगवान ने मुझे मेरी बेटी से मिला दिया, मेरा अपना खून। माफ कर दो मुझे, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। इंसान अपने आज के कर्मों से अपने कल का भविष्य बनाता है। मेरी मम्मी को आपसे अलग तकदीर ने नहीं किया, आपने खुद किया था। एक औरत जिसके गर्भ में आपका होने वाला बच्चा पल रहा था, उसको अपने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मानता हूं मुझसे बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा। तुम बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ना कभी कुछ कर पाए हैं, ना आपको कुछ करने की जरूरत है। मम्मी और घर वालों ने मुझे समझाया, इसलिए मैं ये शो कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, आपका नंबर तक डिलीट कर दूंगी अपने फोन से। आपके रिश्ते से ज्यादा मजबूत तो मेरे ये बेजान पैर हैं। 22 सालों में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा इन्होंने। देख रहे हैं आप ही की तो देन है ये। आपने मुझे और मम्मी को रेंगती हुई जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी माँ के त्याग और सेवा ने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं इस व्हील चेयर पर बैठकर भी आप जैसे लोगों को जो हवा में उड़ते हैं उनसे आगे निकलने की हिम्मत रखती हूँ। मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी पिता शब्द से जितने दुख उन्होंने मुझे दिए हैं, माँ शब्द से उतनी ही खुशियां भी दी हैं। आज तक तो मैं ये खेल शराफत से खेल रही थी, लेकिन आज तुमने वो कर दिया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी आत्मा पे लगे हर जख्म पर नमक छिड़क दिया है। आज से हमारी दुश्मनी एक नया मोड़ लेगी। मैं वादा करती हूँ, अगली बार हम तब मिलेंगे जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे।